दोस्तों, चाहे मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ लेकिन मैंने भी एंजाइटी डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी एंजाइटी के सिम्टम्स झेले हैं। तो वो क्या सिम्टम्स थे और मैं किस तरह से इस एंजाइटी से बाहर निकला, आज के इस वीडियो में वही मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरे पिछले एक वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब, अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है मेंटल हेल्थ कंडीशन, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि लोगों को पता चले कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी हार्ट कंडीशन हो सकती है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी किडनी इश्यूज हो सकते हैं। तो बात है 2004 की, जब मेरा MBBS में एडमिशन हुआ। तो MBBS के एडमिशन के तुरंत बाद 1 या 2 साल में ही मुझे गैस्ट्रिक सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे। मुझे हर टाइम नोजिया रहती थी, मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती थी, और ये वाली फीलिंग जो है एग्ज़ाम के टाइम में बहुत बढ़ जाती थी। तो एग्ज़ाम के टाइम में ये होता था कि मैं खाना नहीं खा पाता था, मुझे हेडेक होता था, मुझे चक्कर आते थे, मुझे नोजिया होता रहता था। तो नोजिया की वजह से क्या होता था कि मैं जो मेरे एग्जामिनर होते थे उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मेरा जो वाइवा वगैरह है वो पहले लिया जाए और मुझे थोड़ा रिलीव कर दिया जाए, बिकॉज मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो वो मुझे इतना करते थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारी एग्ज़ाम थोड़ा पहले ले लेते हैं, तुम्हारे वाइवा पहले फिनिश कर देते हैं। तो हर एग्ज़ाम में मैंने ये पैटर्न नोटिस किया था कि एग्ज़ाम के टाइम में मेरी तबीयत बिगड़ जा रही थी। तो वहीं जहाँ मेरी मेडिकल कॉलेज थी वहीं के डॉक्टर से मैं मिलता था, किसी को आइडिया नहीं लगता था कि क्या है। सब मुझे एंटासिड दे देते थे, रेंटेक जो रेनिटेडिन वगैरह होती है, पेंटोप्राजोल होती है, वो वाली दे देते थे। उनको ये लगता था कि उसको पेट की तकलीफ है करके, लेकिन उससे मेरी तकलीफ ठीक नहीं होती थी। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हर एग्ज़ाम में हो रहा है, तो उन डॉक्टर ने फिर मुझे उनके साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में भेजा और मुझे जो क्लोनाज़ेपम आती है वो दी गई, ये कह के कि एग्ज़ाम के टाइम में जब भी तुम्हें नोज़े जैसा लगे, इस गोली को जीभ के नीचे रख देना तो तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। तो मैंने नोटिस किया कि वो गोली खाने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, है ना। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपनी एग्ज़ाम्स ख़त्म करी, मेरा MBBS ख़त्म हुआ और मेरे सिम्टम्स ऑलमोस्ट चले गए। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के टाइम में भी वही सिम्टम्स मेरे वापस आने लग गए। तब मुझे याद आया कि उस टाइम में क्लोनाज़ेपम ने हेल्प करी थी, तो इस टाइम भी क्लोनाज़ेपम हेल्प करेगी। अब तो मैं साइकियाट्रिस्ट था, ये साइकियाट्री का एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो मुझे पता था कि क्लोनाज़ेपम एंटी एंजाइटी पिल है और मुझे एंजाइटी के सिम्टम्स थे। तो जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी स्टार्ट हुई तब मुझे आइडिया लगा कि MBBS के टाइम में जो मुझे हो रहा था वो कोई गैस्ट्रिक कंप्लेन नहीं थी, वो कोई गैस्ट्रिक डिसऑर्डर नहीं था, वो था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो था एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था साइकियाट्री की, तभी से मैंने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, तभी से मैंने थेरेपी लेना स्टार्ट कर दिया। उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है। और एक चीज़ थेरेपी में निकल के आई कि मैं जो खुद के लिए जो सोच रहा था, मैंने जो खुद के लिए एक एक्सपेक्टेशन बना ली थी, खुद पे एक बर्डन सा बना लिया था कि 12th तक मैं अगर फर्स्ट आया हूँ हर एग्ज़ाम में, तो MBBS में भी मुझे फर्स्ट आना ही पड़ेगा। तो एक ओवर एक्सपेक्टेशन थी, खुद पे एक बर्डन था जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था, और जब मैं फर्स्ट नहीं आ पा रहा था तब ये सारे सिम्टम्स मैंने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करे। ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी लेकिन थेरेपी में निकल के आई। सो एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी मैंने स्टार्ट करे, मैंने थेरेपी भी स्टार्ट करी और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरी जो ट्रीटमेंट थी वो 8 से लेके 10 महीने तक चली थी और तब तक मेरा साइकियाट्री कंप्लीट हो चुका था, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के बावजूद भी मैंने अपने थेरेपी सेशंस कंटिन्यू करे। थोड़ा स्पेस में मैं लेता था थेरेपी, जैसे पहले हर हफ्ते एक सेशन लेता था, लेकिन उसके बाद महीने में 1 या 15 दिन में एक जब ज़रूरत पड़े तब सेशन मैंने लेना स्टार्ट करा। और जो डेली मुझे मेडिकेशन जो लगता था एंजाइटी का, मैं ज़्यादातर एसिडालोप्राम लेता था या फिर डेस्वेंलाफेक्सिन लेता था। तो जो डेली बेसिस वाली मेडिसिन थी वो मेरी बंद हो गई, एंजाइटी भी मेरी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो जो एंजाइटी थी, अब वो एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं, लेकिन जब कभी मुझे कुछ कहीं पे लेक्चर देने जाना हो या फिर जब मुझे कुछ प्रेजेंटेशन देना हो तब मैं वो फील करता था। लेकिन वो इंटेंसिटी जो थी अब, वो पहले की इंटेंसिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। मतलब MBBS के टाइम में जो मैं एंजाइटी एक्सपीरियंस करता था वो बहुत ज़्यादा थी। अब कुछ सालों बाद जो मैं एक्सपीरियंस करने लगा था वो काफ़ी हद तक कम थी और मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये सिर्फ एंजाइटी है, तो मैं अपने माइंड को उस टाइम में कंट्रोल कर पा रहा था।
तो धीरे धीरे करके वो वाली जो स्टेज फोबिया होता है, प्रेजेंटेशन फोबिया होता है, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होती है वो भी धीरे धीरे करके चली गई मेडिकेशन की हेल्प से और थेरेपी की हेल्प से। ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर होती भी हैं तो मतलब वो कुछ टाइम के लिए ही होती हैं, लेकिन वो इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हम भी उतने ही वल्नरेबल हैं, हमारे अंदर भी वही दिमाग है जो आपके अंदर है, वही हार्मोन्स है जो आपके अंदर हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके अंदर हैं। हमें कोई अलग तरीके से भगवान ने नहीं बनाया है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ सकते हैं, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनका भी किडनी फेलियर हो सकता है, और जो साइकेट्रिस्ट होता है वो भी डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है। इनफैक्ट मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो खुद साइकेट्रिस्ट हैं, जो मेरे जूनियर्स वगैरह। तो उनको भी ये दिक्कत होती है, और मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो थेरापिस्ट हैं, काउंसलर हैं, तो उनको भी ये सब दिक्कतें होती हैं। तो बहुत बार जो साइकेट्रिक मरीज होता है, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट होता है, उसको ये लगता है कि यार ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, दूसरे तो कितने अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत कॉमन है, हर 4 में से 1 इंसान को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू आज के टाइम में है। तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास तो कोई देख लेगा, तो कोई बात करेगा मेरी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे बारे में बातें फैल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका ब्रेन भी उतना ही ज़रूरी है जितने आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स। उसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।